नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विकास की, यूं कहूं कि डेफिनेशन का, जिसका लंबे समय से इंतजार न केवल राजस्थान, पूरे देश को था। हम बात कर रहे हैं रिफाइनरी की, और राजस्थान की धरा से ये अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी, जिसके साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी हो, इस तरह की अपनी एक अद्भुत रिफाइनरी होगी राजस्थान की। पहले 1.6 लाख करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लेकिन अगर यूं बात करें तो एक लंबे उसके साथ में ही काफी सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। राजस्थान की धरा है, यूं तो गर्मी हमेशा ही रहती है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस रिफाइनरी को लेकर के भी काफी अपने अंदाज में है। कांग्रेस का कहना है कि समय रहते अगर इस रिफाइनरी का काम किया जाता है तो अब तक इसका प्रोडक्शन कब का शुरू हो चुका होता, रेवेन्यू आता, और सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी कॉस्ट जो है उसमें इजाफा नहीं होता। 37,000 करोड़ की रिफाइनरी आज लगभग 80,000 करोड़ की रिफाइनरी बन गई है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेंद्र सिंह भाजपा प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र व्यास हमारे साथ में, सुरेश व्यास माफ करिएगा, जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। इस परियोजना की आधारशिला आप लोगों ने रखी 2013 में। बीजेपी ने उस समय कहा कि पूरे राजस्थान को एक तरह से गिरवी रख दिया, और इतना पैसा लगाने के बाद जमीन हमारी, पानी हमारा, तेल हमारा और पैसा हमारा, प्रॉफिट एसपीसीएल लेकर के जा रहा है। तो काफी राजनीति हुई थी उस वक्त। अब क्या लगता है आपको? बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को इसे बनाना ही नहीं था, केवल बस ध्यान केंद्रित करने के लिए और गुमराह करने के लिए इसकी आधारशिला सोनिया गांधी से रखवाई गई। तो अब क्या लग रहा है आपको कि आज अगर आप लोगों ने सपना देखा था तो वो पूरा हो रहा है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं राजस्थान की धरा पर, उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं कि इस पे कोई कमेंट होगा? योगेंद्र जी, हमारे राजस्थान में परंपरा है, जब भी कोई माननीय अतिथि आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पधारो मेरे देश के शहर, देश के प्रधानमंत्री, उनका कांग्रेस पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। बाड़मेर की तरह पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। 21 अप्रैल को भी आ रहे थे। अचानक वहां कुछ दिन पहले वहां आग लग गई। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने आज दिन तक ये नहीं बताया कि किन कारणों से आग लगी और किन किन को पनिशमेंट दिया गया। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा था। उसके बाद भी आज दिन तक राजस्थान वासी बार बार पूछ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जिस योजना का उद्घाटन 21 अप्रैल को करने जा रहे थे, क्या कारण रहे, क्यों उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की गई? कांग्रेस पार्टी चिंता करती है जी। तो राजकुमार जी, आपका सवाल उस दुर्घटना पे है या फिर अब वो आ रहे हैं तो उसके वेलकम पर है? किस पे फोकस कर रही है कांग्रेस? अब तो उद्घाटन हो रहा है, पूरा चीजें दुरुस्त कर दी गई है। कांग्रेस तो क्वेश्चन कर रही है 22 सितंबर 2013 को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने इसकी नींव रख दी थी, और 37,000 करोड़ के आसपास की यह योजना थी, जो लगभग आप बता रहे 1 करोड़ की हो गई है। 1.6 लाख करोड़ की तो दूसरी योजना है, टर्मिनल है, 1 लाख करोड़ नए भवन का शिलान्यास है, कुछ सड़क है, 13,000 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो का फेज सेकंड है, ऐसे कई चीजें हैं। मैं कह रहा हूं 37,000 करोड़ की योजना थी जो लगभग 1 लाख करोड़ पे पहुंच गई। ये जो लगभग जो 40-45 करोड़ रुपए का जो नुकसान राजस्थान वासियों को, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हमने तो कोविड काल के अंदर इतनी समस्याएं आई, उसके बावजूद भी हमने 80% काम पूरा कर दिया था, कोविड काल के बावजूद भी। और योगेंद्र जी, मैं एक बात और करूं, बाड़मेर की रिफाइनरी तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। कैसे मेट्रो बनी थी, मेट्रो का जब हमने उद्घाटन किया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत क्वेश्चन किए थे, बहुत रोड़े अटकाए थे। ऐसे रिफाइनरी का जब हमने उद्घाटन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रोड़े अटकाए, और रोड़े अटकाने का तात्पर्य हुआ, मतलब ये निकला कि ये रिफाइनरी आज दुगनी कॉस्ट में पहुंच गई है। इस कॉस्ट में हो सकता है 2 रिफाइनरी लग जाती, और राजस्थान का इतना मोटा जो पैसा है वो बर्बाद हुआ। चलिए, मैं वापस आऊंगा। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए, उनके पास में जाना चाहेंगे। सुरेंद्र जी,
राजकुमार को अभी आपने सुना होगा कि समय से पूरा कर लिया होता, इसको तो रेवेन्यू जनरेट होता, राजस्थान के विकास में वो पैसा काम आता, इसे बेवजह बढ़ाया गया है, ये कांग्रेस का आरोप है। पहली बात तो मैं मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि प्रदेश में कोई शुभ काम हो रहा है उसका स्वागत करना चाहिए। ये जो हमारे राजनीतिक वाद प्रतिवाद है, आरोप प्रत्यारोप है, ये तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन लेकिन एक अच्छी योजना जिसकी नींव इनकी सरकार के समय में रखी गई, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बात है कि लगभग 89,000 करोड़ के माध्यम से राजस्थान को मिलेगा। 5-6 हजार करोड़ का वेट राजस्थान को मिलेगा और जो इक्विटी में 26% राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है वो लाभ राजस्थान को मिलेगा। ये जो पैसा आएगा, ये पैसा हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, सड़क पे खर्च होगा, पानी पे, बिजली पे, तमाम तरह की जो डेवलपमेंट के काम है वो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे हम किसी भी दल के प्रति प्रतिबद्ध हो, प्रदेश के लिए अच्छा काम हो रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी 41 किलोमीटर लंबे जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। इनके लिए भी इनको खुश होने की बात है कि फेज फर्स्ट पे जो काम इनकी सरकार के समय में हुआ, इन्होंने उसकी नींव रखी और भारतीय जनता पार्टी उस काम को आगे बढ़ा रही है। भले ही हमारी दलीय प्रतिबद्धता कुछ भी हो, क्योंकि ये भी जयपुर की एक लाइफलाइन बनी है मेट्रो, और अभी जो इसका सेकंड फेज बनने वाला है लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से जो सेकंड फेज बनेगा। जोधपुर का जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट तैयार हुआ है उसका उद्घाटन भी होना है। बीकानेर एयरपोर्ट का जो सेकंड फेज तैयार हो रहा है उसका उद्घाटन भी होना है। रिफाइनरी में लगभग 10,000 लोगों को तो प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और जो पैसा इन तमाम चीजों से आएगा वो प्रदेश के विकास कार्यों में खर्च होगा। राजनीतिक वाद प्रतिवाद की जहां तक बात मेरे मित्र कह रहे थे, जो आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे थे, इस रिफाइनरी को डिले करने का काम भी इन लोगों ने किया। पहले तो जो जगह चयन को लेके एक लंबा अरसा इन लोगों ने कभी बाड़मेर, कभी पचबदरा, कभी बाड़मेर, कभी पचबदरा, इनके खुद के जो नेता थे सोनाराम जी लंबे टाइम तक इनके सरकार में उसके विरोध पे बैठे रहे, धरने पे बैठे रहे, प्रदर्शन किया। कांग्रेस की आपसी खींचतान के चक्कर में इन्होंने डिले कराई और फिर जो बाद में तो पिछला सिंह इनका साहब आपके भी हो गए थे, सोनाराम बाद में तो आपके भी हो गए थे। हाँ हो गए, लेकिन जब विरोध कर रहे थे उस समय इनकी पार्टी में थे, इनकी पार्टी की सरकार थी, इन्हीं की पार्टी के विधायक थे, उसी दौरान ये सारा एपिसोड रहा। और कुल मिला के जो भी हो, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अपनी जगह होगी, पर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस नाते हम सब लोगों को चलिए पश्चिमी राजस्थान के नामचीन शख्सियत हैं और वरिष्ठ पत्रकार है सुरेश व्यास साहब, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, रिफाइनरी को लेकर के और यूं देखें जयपुर मेट्रो का फेज सेकंड, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के साथ में नए भवन का उद्घाटन और भी कई सारी योजनाएं, 1.6 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा फोकस है वो है रिफाइनरी पर, क्योंकि रिफाइनरी एक बहुत बड़ी जरूरत है, एक अत्याधुनिक संयंत्र इसे कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कहें तो ये राजस्थान की सियासत का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भी रहा है। आपको ध्यान होगा हर चुनाव में न केवल पश्चिमी राजस्थान, जयपुर से लेकर के किसी भी संभाग में आप चले जाइए, रिफाइनरी का जिक्र जरूर हो रहा था। ईआरसीपी, रिफाइनरी, ऐसी परियोजनाएं जिनका जिक्र सियासी गलियारों में काफी रहा, हर मंच से रहा। लेकिन अब चलिए वो समय आ गया, इसका उद्घाटन हो रहा है। तो अब कैसा और क्या इसके मायने हो सकते हैं? क्या इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा आगे भी, या फिर एक विकास के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए? देखिए, राजनीति अपनी जगह है और राजनीति में जो भी आता है वो भजन करने नहीं आता, चाहे राजकुमार जी हो चाहे सुरेंद्र सिंह जी हो। ये अपनी बात कहेंगे, अपनी पार्टी लाइन की बात करेंगे। लेकिन चूंकि पश्चिम राजस्थान के विकास की अगर हम बात करें, यह सिर्फ पश्चिम राजस्थान के विकास की बात नहीं, ये पूरे राजस्थान और या ये कहें कि उत्तर भारत के विकास की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसको बहुत देर हो गई, या इसको हम ये कहें कि मैं बहुत देर कर दी आते आते। हालांकि ये जो कुछ भी राजनीति हुई आपने हमने देखा है कि किस तरीके से वसुंधरा राजे की सरकार थी और इन्होंने सरकार के टाइम में एक वाटर एंड कूपर्स कंपनी है उससे ऑडिट करवाया था। राजकुमार रिणवा उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे
उस ऑडिट रिपोर्ट को आज तक कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, कारण कि वो फाइनेंशियल वाइबिलिटी को लेकर एक रिपोर्ट थी कि क्या ये रिफाइनरी राजस्थान के लिए फिजिबल, फाइनेंशियली विजिबल है, वाइबल है या नहीं है। कारण कि जब वसुंधरा राजे सरकार ने अशोक गहलोत का ये फैसला जो एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाला था कि ये चूंकि हमारे राजस्थान के माथे पे बोझ है, तो शायद उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि आज जो हजारों करोड़ रुपए की रॉयल्टी की और उसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये बात उस वक्त भी थी। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, उद्घाटन हो रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो देर हुई है उसको राजस्थान ने भुगता है, और इतना भुगता है कि जो इसकी लागत थी वो लागत लगभग 2 गुना हो चुकी। राजस्थान का हिस्सा इसके अंदर जो है निश्चित तौर पर 26% हिस्सा हमारा एक बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन मैं इसको इसलिए ज्यादा अहम मानता हूँ कि रिफाइनरी अपना काम करेगी, एचपीसीएल तेल बेचेगी, एचपीसीएल तेल को रिफाइन करेगी, लेकिन राजस्थान को जो आर्थिक लाभ इससे मिलने वाला है वो मिलने वाला है कि इस रिफाइनरी का आसपास जो दूसरे उद्योग धंधे जो साथ में लगेंगे, चाहे वो पॉलीमर्स के हों, चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे वो ग्लास के हों, तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और मेरा तो इसमें यह मानना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें राजनीति करने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि इसका फायदा किस तरीके से स्थानीय लोगों को मिले, किस तरीके से इसका फायदा स्थानीय इंडस्ट्री को मिले। आपको योगेंद्र जी याद होगा कि ये रिफाइनरी शुरू होने से पहले 5 औद्योगिक ठिकाने जो है, औद्योगिक क्षेत्र इस रिफाइनरी के आसपास रिको ने सरकार ने नोटिफाई किए थे। आज उसकी क्या स्थिति है, क्या वहां पे क्या कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, क्या वहां जाके आज वहां पे उद्योग लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें राजनीति से ऊपर उठ के सरकार को भी देखनी चाहिए, और विपक्ष को तो इसमें अगर कोई अच्छी बात है उसका समर्थन करना चाहिए। और जहां उनको ये लगे कि नहीं यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है, तो वहां पे अपनी आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। योगेंद्र जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। और देखिए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जरूर राजनीति होनी चाहिए। आपने बिल्कुल पहली लाइन में ये बात कहा था कि देखिए, जो लोग राजनीति में हो राजनीति तो करेंगे, कोई अभी मंदिर में पूजा करने तो आए नहीं है, और जो काम राजनीति है राजनीति करनी चाहिए बिल्कुल, और खुलकर अपने विचार रखने की एक बात होती है। चले राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैंने पहले भी सवाल किया था आपसे, अभी सुरेश जी ने आपको बहुत अच्छे से भी बताया सारी चीजें कि किसके टाइम पे क्या कुछ रहा, लेकिन आज आपको इस बात का खुशी का एहसास हो रहा है कि चलिए 2013 में सितंबर में हमने जो आधारशिला रखी थी आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। योगेंद्र जी, खुशी तो होती है। खुशी विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को नहीं, बाड़मेर को नहीं, पूरे राजस्थान को, पूरे उत्तर भारत को हो रही है कि बाड़मेर के अंदर एक जो अटकी लटकी भटकी जो योजना थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार उसको अटकाने का काम किया, दुगनी कीमत पर पहुंचा दिया। उसका उद्घाटन केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री कल करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनका मरुधरा पर, राजस्थान की धरती पर स्वागत करती है और उनसे निवेदन करती है अच्छा उद्घाटन करके जाए। जिस मेट्रो की आप बुराई करते थे, उद्घाटन तो अच्छा ही होता है। उद्घाटन में कहीं कैटेगरी है कि अच्छा और खराब का? में होता है योगेंद्र जी है कि जो योजना कांग्रेस पार्टी की है वहां कटाक्ष नहीं करे भाषण के दौरान। जिस मेट्रो की आप लगातार बुराई करते थे उसकी बुराई नहीं करें, यानी कि विलाप तो आप कर रहे हैं, यानी कि विकास हो रहा है, विलाप आप कर रहे हैं, कटाक्ष की बात प्रधानमंत्री जी पे कह रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? राजनीति नहीं की विकास की बात करें। मेट्रो कांग्रेस लाई थी बड़े विजन के साथ, रिफाइनरी कांग्रेस लाई थी बड़े विजन के साथ। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद दें कि आपके इतने बड़े विजन के कारण इतनी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का आज मुझे अवसर मिल रहा है। हम तो देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, और भी जो आपको उद्घाटन करने हैं सारे उद्घाटन करिए। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में अग्रणी राज्य बने। राजनीति अपनी जगह है, बीजेपी का काम है राजनीति करना, करने दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान का बहुत अग्रणी विकास हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता पक्ष का साथ देने को इस मामले में तैयार है, लेकिन जो कीमतें डबल हो गई है उनका भुगतान कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है। बाड़मेर कितना लेट हो गया, कितनी योजनाएं वहां अटकी रह गई, कितने छोटे बड़े कल कारखाने लग जाते, कितने होटलें बनती, कितना वहां विकास होता, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्थल बन जाता, देश विदेश के लोग वहां देखने आते बाड़मेर की रिफाइनरी को, कितना आनंद आता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी विजिट करके आइएगा, अवसर मिले तो जरूर, क्योंकि देखिए ये
प्रदेश के एक उस संरचना की झलक है जो वाकई लगनी चाहिए, और अपने तरह की एक पहली रिफाइनरी होगी देश की ये, जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी होगा, अत्याधुनिक ये संयंत्र है, और जितनी कैपेसिटी इसकी है अभी तक कहीं पे भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होंगी। और मैं कहूंगा कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, जैसे सुरेंद्र सिंह जी ने भी बताया, व्यास साहब ने भी बताया, राजनीति अलग जगह है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेट करने चाहिए जिसमें मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। राजनीति करिए, कोई कुछ भी कमेंट्स कर सकता है, लेकिन अगर एक कहीं पे किसी ने एक स्टेयर तैयार किए, तो अगर उसका समय हो चुका तो मंजिल पूरी करने की तैयारी कीजिए और उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये कि जो एक स्टेयर या 2 स्टेयर या 5 स्टेयर लगाई उसको तहस नहस करने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और एक जो सोच के साथ में, देखिए सरकारें किसी की भी हो, एक एजेंडा हो सकता है उस परियोजना में कि हमें इस तरह से करना है, लेकिन तैयार करने वाला एक स्थायी तंत्र है जिसे कार्यपालिका कहते हैं। उसकी लंबी मेहनत होती है, काफी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि विजन उसमें सरकार का होता है, तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए बजाय उसे पीछे धकेलने की। चलिए सुरेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आखिर एक अर्जी जरूर उन्होंने लगाई है कि प्रधानमंत्री जी इस पे राजनीति ना करें। जयपुर मेट्रो हमने शुरू की, तो अगर जिक्र करना है तो आभार जताना चाहिए कांग्रेस का, जैसे कि राजकुमार जी ने कहा, और अगर कांग्रेस का जिक्र करना है रिफाइनरी के मैटर पे, तो कहना चाहिए कि 2013 के अंदर जो कांग्रेस ने जिस परियोजना का शुभारंभ किया था, आज हमें इसे पूरी करते हुए खुशी हो रही है। ये इनकी एक इच्छा है कि अगर प्रधानमंत्री को कांग्रेस का जिक्र करना है या कुछ कहना है तो इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, मैंने मेरी बात शुरू करने से पहले ही जिस तरह की बात राजकुमार जी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन विलाप तो कौन कर रहा है? ये इस बहस में भी आप देख रहे होंगे कि किन लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी 4 दिन पहले 32 सालों से पेंडिंग हमारा यमुना जल समझौता माननीय भजनलाल जी की सरकार में, भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ है। देश के गृह मंत्री की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने एक MOU साइन किया है। शेखावाटी क्षेत्र में विकास के नए सोपान स्थापित होने वाले हैं, इनको भी उसका स्वागत करना चाहिए। बीच में इनकी सरकारें भी खूब आई, दोनों राज्यों में इनकी सरकारें रही, लेकिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जो भी कांड रहे होंगे, लेकिन राजस्थान को, शेखावाटी को एक बड़ी सौगात मिली है। तो भले ही हम प्रतिपक्ष में बैठे हों, हम हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भले ही कुछ हो, लेकिन राजस्थान के प्रति तो हमारी सबकी प्रतिबद्धताएं हैं। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं उसमें इनको उनका स्वागत करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। बाकी राजनीति अपनी जगह करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के बैनर से, सिंबल के जरिए एक प्रतिनिधि के रूप में जीत करके जा सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में, वो किसी दल के ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और वो उसी तरह से एक रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। जो राजकुमार जी ने कहा भी कि हमारा कल्चर है कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी आते हैं, तो उनका हम वेलकम करते हैं। तो पधारो हमारे देश, वो उन्होंने अपने राजस्थानी स्लोगन में बताया भी है ये। तो चलिए व्यास साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जयपुर मेट्रो हो, चाहे सड़क की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जयपुर मेट्रो का भी करेंगे, यानी कि शनिवार का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चिप आनंद में, जो गुजरात के सानंद में, अहमदाबाद के पास में, वहां पे भी उसका एक उद्घाटन समारोह में वो शिरकत करने जा रहे हैं। जी, एक उड़ान योजना अगले 10 साल के लिए उन्होंने उसका लक्ष्य रखा है। 28,000 कुछ करोड़ की ये योजना है, जो जोधपुर से इसे शुभारंभ करेंगे। उनका मकसद है कि कनेक्टिविटी ठीक से बढ़े, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़े, हवाई पट्टियां बढ़े, ताकि आम जनता है उसके अप्रोच में हवाई फेयर हो, हवाई जहाज की यात्रा हो। तो एक आने वाले 10 साल में आपको लगता है कि एक नई क्रांति होगी इस क्षेत्र में भी? देखिए योगेंद्र जी, अच्छी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो ध्यान देती है। उसका एक बहुत साफ कारण है कि अगर आपका परिवहन अगर तेज नहीं है तो आपके विकास की गति तेज नहीं हो सकती। और चूंकि आपने उड़ान योजना का जिक्र किया, तो ये उड़ान 2 का जो है वो शुभारंभ यहाँ से होगा, लेकिन
मेरी इसमें चिंता इस बात की है कि अगर आप आंकड़े उठा के देखें उड़ान एक योजना के, तो वो जी। भी ज्यादा ये उत्साहित करने ये वाले एक तरह आंकड़े से नहीं। कह सकते हैं कि संशोधन परियोजना है ये। नहीं, आप संशोधित कर दीजिए, नहीं कह दीजिए, कुछ भी कह हाँ, दीजिए, फेज लेकिन मेरा 2 इसमें है, बेसिक उड़ान जो फेज मेरी 2। चिंता है, वो चिंता ये है कि जो उड़ान परियोजना शुरू की गई थी, उसका मतलब ये था कि उड़े आम आदमी, उड़ान। तो वो आम आदमी के बस की बात अभी तक है नहीं। इसका कारण यह है कि आज भी आप ये देख लीजिए कि हवाई अड्डों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सिरोही एक जिला है, सिरोही में हवाई पट्टी है, क्या सिरोही में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहां का आम आदमी उड़ के जयपुर जा सके? नहीं जा सकता। जैसलमेर है, जैसलमेर से उड़ानें हैं, बॉम्बे की उड़ान है जैसलमेर से, लेकिन ये सारा जब तक आप उसको कॉमर्शियली, या जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको आप कॉमर्शियली बाउंड नहीं करेंगे, जहां उनको किराया अच्छा मिलता है, जहां उनको ट्रैफिक अच्छा मिलता है, वो कंपनियां वहां पे विमान सेवाओं का संचालन करती है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक कंपनियों के साथ में टाई अप ढंग से ना हो और थोड़ी सख्ती अगर उनके साथ ना हो, तो ये इस योजना का जो है वो उद्देश्य पूरी तरीके से उसका लाभ मिलता हुआ कम दिखता है। खैर, हमें स्वागत करना चाहिए। जोधपुर है, आज आपको एक मैं बात बताना चाहता कि जोधपुर का जो ये एयरपोर्ट है, आज देरी की और श्रेय लेने की जो राजनीति है, उसने हमारी विकास परियोजनाओं को बहुत पीछे छोड़ा है। ये जोधपुर का जो हवाई अड्डा है, इस जोधपुर के हवाई अड्डे के लिए जमीन का विवाद लंबे समय से चला। अब ये नए टर्मिनल का उद्घाटन है, लेकिन माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नए एयरपोर्ट का उद्घाटन है। तो आज ये श्रेय लेने की जो राजनीति है, उसने जिस तरीके से विकास योजना को प्रभावित किया है, वो हम ये चाहते हैं कि देखिए, चूंकि डबल इंजन की सरकार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, अच्छी बात है, काम होते हैं। अभी यमुना जल वाला जो मामला हुआ, लेकिन सवाल वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि आप श्रेय लीजिए, लेकिन मुझे एक पत्रकार के रूप में अभी तक ये पता नहीं है कि ये जो यमुना जल समझौता जो हुआ है 94 का, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा। इतनी बात मुझे जरूर पता है कि 295.5 किलोमीटर की एक पाइपलाइन आएगी, लेकिन मेरा सवाल इसमें यही आता है कि जो पाइप का व्यास बताया गया है वो बनाएगा कौन? मुझे जो व्यास 10.3 का जो बताया गया है, मेरी जानकारी के हिसाब से तो इतना बड़ा पाइप हिंदुस्तान के अंदर तो सेल भी नहीं बना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी नहीं। बिल्कुल। खैर, तो चलिए ये जो देखिए। सारी चीजें हैं, हाँ जी जी, आप मैं ये जो कंटिन्यू करिए, सारी आप कुछ चीजें, कहना चाहते मैं व्यास जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। एक तो जहां तक एयर कनेक्टिविटी और उड़ान योजना का जो लाभ आम आदमी तक मिलने की बात जो इन्होंने सवाल उठाया है, मैं व्यास जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई, उसमें देश में 74 एयरपोर्ट थे और अब पिछले 12 सालों में बढ़कर 164 एयरपोर्ट हुए हैं। मैं सुरेंद्र जी आपको रोकूंगा, जी मैं आपको जी, रोकूंगा, आपने मेरी मैं मेरी बात को बात ढंग पूरी से कर लूं, सुना मैं नहीं शायद। मेरी बात मैं पूरी ये कर कह लूं। रहा हूँ कि निश्चित तौर मेरी पर बात आपने मेरी एयरपोर्ट मैंने खोलना आपकी है, बात सुनी है लेकिन व्यास जी। उन एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने नहीं आपकी है। मैं ये बात मैं कहना चाह रहा मैं हूँ, आप आंकड़े गिना दीजिए। मैं आंकड़े, मैं भी एक मैं पत्रकार के मैं रूप में, हवाई पट्टी मैंने की भी बात नहीं दिल्ली कर में रहा। काम किया है, आप आंकड़े मैं बात आपसे सुनिए 4 मेरी, गुना ज्यादा गिना सकता मेरी हूँ, बात लेकिन सुनिए। सवाल ये मैंने है आपकी कि बात सुनी आपको ना, हकीकत जो है मैंने वो उस पे स्वीकार करनी आपको चाहिए। टोका-टोकी मेरा थोड़ी की। सवाल इसमें इतना ही है मैंने कि आपसे आपने आपकी बात सुनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं मैंने किया। आपकी बात सुनी ना, पूरी बात सुनी। हैं? हाँ मैं जी यहाँ जी, हवाई सुरेंद्र जी पट्टियों बताइए। का जिक्र नहीं कर रहा। मैंने जो 164 एयरपोर्ट बताए हैं, इसमें हवाई पट्टियां शामिल नहीं करी है। मैंने रनिंग एयरपोर्ट बताए हैं। 164 रनिंग एयरपोर्ट देश में चालू है, जिसमें हवाई पट्टियों की संख्या नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उड़ान स्कीम में हुआ है और 2047 में 400 एयरपोर्ट देश में बनने वाले हैं। छोटे छोटे शहर बीकानेर में, जैसलमेर में, किशनगढ़ में ये जो हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं, जिसका लाभ स्थानीय व्यापारियों को मिल रहा है, नौजवानों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा है, आपका जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको मिल रहा है। ये तमाम तरह के लाभ तो मिले ही हैं। रही बात जिस तरह की टेक्निकल बात आपने पाइपलाइन को लेकर करी है, अभी कांडला से लेकर जालोर तक समुद्री पानी लाने का भी एक एमओयू राज्य सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से जो एमओयू हुआ है टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ किया गया है,
और कोई इसके बावजूद भी आपका किसी तरह का शक शुबा है तो सरकार उसको दूर करेगी। निश्चित रूप से जो एमओयू में जो एग्रीमेंट्स में जो चीजें तय हुई हैं, इसी सरकार के शासनकाल में शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा, आप भरोसा रखिए। जिसपे ये टालम टोल करती रही पिछली सरकारें, वो पानी राजस्थान के हिस्से का जो पानी है 32 साल बाद उसका एग्रीमेंट हुआ है और वो इसी शासनकाल में मिलके रहेगा। इसमें मेरी आपसे, मैं बिल्कुल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं हूँ। आपने सही कहा कि 174 हवाई अड्डे हो गए। मैं आपसे एक हवाई अड्डे का नाम पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश का जौनपुर है, वहां से कितने फ्लाइट हुई, वो उड़ान योजना के तहत बना है? आप इसका जवाब दीजिए। मुझे पर्टिकुलर मेरे पास कोई जौनपुर का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं बीकानेर का, जैसलमेर का, किशनगंज का, राजस्थान के आंकड़े दे सकता हूँ। आज आपने बीकानेर गिनाया, बीकानेर से कितनी फ्लाइट है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जवाहर एयरपोर्ट जो शुरू हुआ है, उससे सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, वो काम भी चल रहा है। तो शेखावत जी, आप मेरी बात समझिए, मैंने आपकी बात का कोई विरोध नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप एयरलाइंस कंपनियां जो है उनको टाइट कीजिए कि वो सर्विस शुरू करें। आपने एयरपोर्ट कर दिया, लेकिन आपने अभी तक वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है कि फ्लाइट शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, व्यास साहब का ये कहना है, एक पब्लिक डोमेन में भी ये चीजें हैं कि पिछले दिनों में जो एक यात्री का, हवाई यात्री का जो 2-4 स्थितियां देखने को मिली कि किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव, अगर आपने थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करी और अपनी चीज के लिए कंप्लेन कर दी, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी कर दी, लेकिन फ्लाइट्स कितनी लेट जा रही हैं, सुविधाओं के नाम पे कमी हो रही है, एयरपोर्ट्स पे कहीं पे कोई चूहा काट लिया, किसी ने कुत्ते ने काट लिया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें उसी तरह से सिक्योरिटी प्रूफ, उसके अलावा वहां पे सुविधाएं हो। एयरलाइंस को टाइट कर रहे हैं कि मन मर्जी पे। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री और जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, उनका जवाब भी आया था, पार्लियामेंट में भी दिया था कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि कुछ चीजें आई हैं बीच में दिक्कतें, लेकिन उनके लिए हम जारी कर रहे हैं कि गाइडलाइन भी कितने टाइम तक आप उस फेयर को मेंटेन रखेंगे, पैसा रिफंड होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पे कंज्यूमर को ध्यान के लिए भी कुछ सहूलियत करने की आवश्यकता है। आप अगर एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त होता है तो मोटा पैसा देना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में भी दीजिए, लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए। जो टूरिस्ट आता है या हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है, अगर उसको हवाई सेवाएं चाहिए होती हैं तो मन मर्जी का किराया, ये कैसे हो सकता है? कुंभ में 80-80 हजार रुपए के लोगों ने टिकट ली, जहां पे इतना कोई फुटफॉल भी नहीं है वहां पे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसपे सरकार को लगाम लगाना चाहिए, एक राइडर की तरह कुछ इस्तेमाल करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक अथॉरिटी जरूर हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी तो बनी हुई है, लेकिन लगाम अथॉरिटी भी एक बहुत जरूरी है, जो व्यास साहब कहना चाह रहे थे। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो राजकुमार जी ने मुस्कुराहट के साथ में प्रधानमंत्री का वेलकम किया है, लेकिन उन्होंने चाह है कि अगर जिक्र करें कांग्रेस का तो ये भी जिक्र करें कि इस योजना किसकी थी, चाहे जयपुर मेट्रो हो, चाहे रिफाइनरी हो। उसके लिए एक देश में एक नारा चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन है, करने दीजिए। निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है, करने दीजिए आप तो। मोदी है तो मुमकिन है। भरोसा रखिए, जनता भरोसा कर रही है, आप भी भरोसा करिए। शनिवार का दिन एक खास रहेगा, न केवल राजस्थान के लिए, भारतीय इतिहास में भी राजस्थान की उस धरा का नाम होगा जहां से इन योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।